हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से द ब्यूरोक्रेसी चैनल में। कल के लेक्चर में हमने मॉडर्न इंडिया को समझा था 1857 तक कि किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ और किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, किस प्रकार से क्षेत्रीय राजवंशों का भी उदय हुआ है जो कभी मुगलों के प्रांत हुआ करते थे, और कैसे हम देखते हैं कि इन 100 सालों में यानी कि 1757 से प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 के बीच में इन 100 सालों में किस प्रकार से ब्रिटिश ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। ये चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी, खाली डिस्कस करी है, पढ़ाई नहीं करी अभी हमने। तो उस डिस्कशन को आधार मानकर आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक, मॉडर्न इंडिया में अगर हम आगे बढ़ें तो हमें लिखना चाहिए 1857 से लेकर 1947 के बीच का जो समय है वो, जो कि 90 साल का है। यानी कि अब हमें 90 साल का इतिहास देखना होगा कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक, अब 1857 जो वर्ष है ये खुद अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इसी साल क्या हुई थी, 1857 की क्रांति यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857। ये अपने आप में एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे तब आपको ज़रा चीज़ें खोजनी पड़ेंगी कि कारण क्या था इसका। तो आपको पता चलेगा कि इसके कारण पिछले 100 सालों में छिपे हुए थे, और क्रांति एकदम से हुई तो उसके पीछे जो सामग्री है, जो इनफ्लेमेबल है, वो पिछले 100 साल की अंग्रेज़ों की नीतियाँ ही रही होंगी जिन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया होगा। हम ये कह सकते हैं अपनी एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटी में ब्रिटिश ने किसका सहारा लिया होगा, आर्मी का। ठीक, किसका सहारा लिया होगा, अपनी आर्मी का। और इस आर्मी में रिक्रूटमेंट किसका होता था, सिपाही के रूप में भारतीयों का, क्योंकि अब उनके पास तो नौकरियां हैं ही नहीं, तो इसमें रिक्रूटमेंट मिल जाता था उनको। तो ये समझ लीजिए कि इसी ब्रिटिश आर्मी ने, जिसमें भारतीय सैनिक थे, इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने में ही मदद करी होगी ब्रिटिश साम्राज्य की। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इन्हीं आर्मियों को, या कह सकते हैं कि इन्हीं आर्मी के पर्सोनल्स को उन दिनों आर्मी की ताकत का अंदाजा था, और इन्हीं लोगों ने, सिपाहियों ने ही कह सकते हैं कि उस विद्रोह को अंजाम दिया, ये बात कही जा सकती है। तो कई इतिहासकार इस चीज से सहमत हैं कि दैट वाज द सिपॉय म्यूटिनी। ये क्या रही थी, एक सैन्य विद्रोह था। काफी हद तक हम मान सकते हैं कि ये जरूर सैन्य विद्रोह रहा होगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो अगर इस वाले सेक्शन से कोई क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति से, तो क्या क्या आ सकता है। नंबर एक बात, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेंस और प्री दोनों में क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है, दोनों में। तो सबसे पहले तो हम पूछ सकते हैं, मतलब इसके कई सारे सेंटर्स थे। क्या थे इसके, कई सारे सेंटर्स थे, और उन सेंटर्स के अलग अलग क्या थे, लीडर्स थे। तो एक क्वेश्चन बनने की संभावना यहां से रहती है कि किस केंद्र की अगुवाई कौन सा नेता कर रहा था। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बरेली मान लूं, जैसे अगर हम बरेली मान लें, तो बरेली का कौन था, खान बहादुर खान थे, खान बहादुर खान। ठीक है, झांसी का पता ही आपको कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। और अवध की कौन है, बेगम हजरत महल हैं। कानपुर के कौन है, तात्या तोपे हैं, नाना साहेब हैं। इन सब लोगों ने लीडरशिप प्रोवाइड करी इस क्रांति के दौरान। इसका विस्तार बिहार में भी है, तो बिहार में एक जगह है जगदीशपुर, वहां के कौन है, बाबू कुंवर सिंह हैं। ठीक, तो क्वेश्चन एग्जाम में यहां से भी आ सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग करने में। हालांकि ये कोई क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यूपी पीसीएस में रिपीट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बन सकता है कि लीडरशिप किसने प्रोवाइड करी और कहां पे दी। अच्छा, इसी चीज में
अब एक अगर मैं टफ चीज जोड़ दूं कि ये चलो लीडर तो याद रहेंगे आपको, क्षेत्र भी याद रहेगा आपको, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि वहां की क्रांति को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया, यानी कि हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन बरेली, है ना, हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन बरेली, इन लखनऊ, इन दिल्ली, इन झांसी, ये सारी बातें। तो आपको उन ब्रिटिश अधिकारियों के बारे में भी जानना होगा, यानी कि ब्रिटिश जनरल्स के बारे में भी जानना होगा जिन्होंने वहाँ की क्रांति को दबाया, जैसे कि विंसेंट आयर हैं, कैंपेबल हैं, ह्यू ग्रोज हैं, निकलसन हैं, लॉरेंस हैं, ठीक। तो ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे आप कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहाँ के क्षेत्र का रिवोल्ट क्रश किया। तीसरी चीज जो इसमें थोड़ी सी टफ बनाई जा सकती है और वो ये डेट पूछता है। मैं देख रहा हूं आजकल डेट में भी जानकारी आ जाती है कि इस रिवोल्ट को कितने तारीख को दबाया गया उन अलग अलग क्षेत्रों में। ये इस वाले पार्ट का सबसे टफ पार्ट हो सकता है, डेट ऑफ सप्रेशन, डेट ऑफ सप्रेशन, ठीक है, कि किस तारीख को किस अधिकारी ने उस निश्चित क्षेत्र का विद्रोह दबाया। ठीक है, तीन चीजें तो ये हो गई जो आपको इस विद्रोह के संबंध में पढ़नी है। चौथी चीज क्या पढ़नी है, क्योंकि ये एक बहुत ही विस्फोटक क्रांति थी, लेकिन इसके कई सारे वो भी थे, इसके हम कह सकते हैं कि कुछ कमियां भी थी इसमें। ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, ये संगठित नहीं था, पहली बात तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी यही थी। और इसका जो नेचर है वो लोकलाइज्ड था, यानी कि स्थानीय प्रकृति थी इसकी। राष्ट्रवादी मामला किसी के दिमाग में नहीं चल रहा है। झांसी की रानी अगर लड़ भी रही हैं तो सिर्फ झांसी के लिए लड़ रही हैं, पूरे भारत के लिए नहीं। ये इसका ड्रॉबैक भी है, लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनको अधिक जानकारी है ही नहीं। इनके पास पूरे भारत का नक्शा नहीं है, इनको सिर्फ झांसी चाहिए, अवध वाला राज्य चाहिए बेगम हजरत महल को, और बाबू कुंवर सिंह को जगदीशपुर चाहिए, और खान बहादुर खान को बरेली चाहिए। यानी कि सब एक प्रकार से अपने अपने लिए ही ये लड़ाई लड़ रहे थे। और ब्रिटिश तो खैर एम्पायर बिल्डर है ही, ठीक। तो ये चीजें भी आपको साथ साथ जाननी होगी इस क्रांति के बारे में। प्लस पांचवी चीज हमें इस क्रांति के बारे में समझनी होगी वो ये कि इससे रिलेटेड कई सारी बुक्स लिखी गई हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, संबंधित किताबें किस लेखक की लिखी हुई हैं। जैसे कि ऑफिशियल है 1857, यह एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस इतिहासकार ने इसे सिपाही म्यूटिनी या विद्रोह कहा है, सैन्य विद्रोह कहा है। किसने इसे पहली बार राष्ट्रवादी विद्रोह कहा, नेशनल वॉर ऑफ स्ट्रगल कहा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शायद सावरकर ने कहा है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट भी इससे रिलेटेड है। नेहरू तक का भी इसमें स्टेटमेंट है कि ये इसका संबंध किस चीज से था, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट है यहां से तो आपको मिलेगी फैक्चुअल जानकारी, लेकिन अगर हम इसके कारणों की तलाश करनी है तो लौटना होगा कहां पर, उन 100 सालों में। 100 सालों में ब्रिटिश ने करा क्या, साम्राज्य विस्तार ही थोड़ी किया, और भी कई सारी सामाजिक आर्थिक चीजों में भी परिवर्तन कर दिया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीयों में एक खास किस्म का क्या था, डिसकंटेंट था, यानी कि एक असंतोष है, आक्रोश है। और इस आक्रोश और असंतोष की वजह क्या रही होगी, ब्रिटिश की वो नीतियां जो भारत के किसी भी वर्ग के लिए एक तरह से कह सकते हैं सूट नहीं कर रही हैं। भारत का बाजार जहां पर हैंडीक्राफ्ट यानी कि हथकरघा उद्योग एक बहुत ही मजबूत उद्योग था, उसको इन्होंने पूरी तरीके से चौपट कर दिया है, ठीक। और जो स्किलफुल पीपल थे हैंडीक्राफ्ट में, दस्तकारी में, कुंभकारी में, और कई सारे स्किलफुल पीपल थे, उनको मजबूरी में क्या करनी पड़ी, खेती करनी पड़ी, यानी कि कृषि करनी पड़ी, क्योंकि और कोई पेशा बचा ही नहीं था। भारतीय बाजार पूरी तरीके से ब्रिटिश गुड्स से भर दिया गया था। अब हाथ से बनने वाली जो धोती है या साड़ी है वो नहीं बिक रही है। कहाँ से आ रहा है सामान, इंग्लैंड से, क्योंकि कॉटन सारा यहीं से जाता था और वहां पे बन के आता था वापस मशीनों से।
और ये वो दौर है जब 1750 के बाद आप जानते ही हैं कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। खुद के देश में तो कॉटन नहीं होता, लेकिन भारत से कॉटन उठाकर वहां पहुंचाते थे जहाज़ों में भर भर के, और वहां पर कपड़े बनाते थे वहां की कॉटन मिल्स में, और यहाँ पर आकर बेचते थे, जो कि सस्ते और उनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती थी। बड़े बिल्कुल चमकदार सफ़ेद होते थे धोती और क्या कहते हैं कि ये साड़ियाँ। अब इस पे ज़्यादा लोग आकर्षित होते थे। अब हाथ से बनाई हुई साड़ी और धोती कौन खरीदेगा, ऊपर से वो महंगी भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द इंडियन मार्केट वॉज फ्लडेड विथ ब्रिटिश गुड्स, सस्ता और बहुत अधिक मात्रा में। तो इस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो तो चकनाचूर हो गया, समझ लीजिए, चौपट कर दिया था। तो ये वो वजहें हैं रही होंगी जिसकी वजह से ये क्रांति हुई। प्लस अगर हम सामाजिक कारण ढूंढने की कोशिश करें तो हमको पता चलता है कि जो ब्रिटिश की जो आर्मी थी, जिसकी सहायता से इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, उसमें कौन से लोग रिक्रूट किए जाते थे। तो हमको जानकारी मिलती है कि जो समाज का जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यहाँ तक कि मुस्लिम, वो लोग भी रिक्रूट होते थे इस आर्मी में। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था जो रही होगी उस समय की, 1857 से पहले की, वो इतनी जटिल थी कि अगर कोई उनके घर का बेटा अपनी सीमा को लांघ कर बाहर चले जाता है युद्ध लड़ने, तो वो एक प्रकार से वो अछूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अछूत की श्रेणी में आ जाएगा, नाना देसी हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि ना मालूम किसके संपर्क में आया, क्या खाया क्या पिया, तो उसको जात बिरादरी से बाहर रख दिया जाता था। तो ये भी एक कारण बन रहे होंगे सैनिकों के मन में कि हम आखिर युद्ध करने के लिए इतने दूर दूर तक जाते हैं, इतना लंबा समय बिताते हैं, और बदले में हमको मिलता क्या है, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी एक खास किस्म का असंतोष सैनिकों के मन में भी चल रहा था। तो कलेक्टिवली हम देखते हैं कि ये कारण बनते होंगे 1857 की क्रांति के। और आपको इन सभी चीज़ों को कम से कम एक बार डिटेल रीडिंग तो करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी इन सभी फैक्ट्स को कवर करते हुए। और सबसे अच्छा तरीका क्या है रिवीजन करने का? अपने PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और MCQ को सॉल्व करिए। इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता रिवीजन करने का। पढ़ाई करो, पहले डिटेल को समझो और फिर PYQ सॉल्व करो। बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को रिवाइज करने का इस एग्ज़ाम के लिए। तो हिस्ट्री में इतना लंबा चौड़ा कोर्स है कि आपको फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए कुछ और काम करने की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। आप फुर्सत भी लीजिए और रेगुलर पढ़िए, डिसिप्लिन में रहिए। किसी टॉपर का इंटरव्यू देखकर ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही क्षणभंगुर का जोश होता है। आप डिसिप्लिन में रखिए अपने आप को। 5-6 घंटे ही पढ़िए। कौन कह रहा है कि 16-16 घंटे पढ़ो? 5-6 घंटे बहुत होते हैं। किसी भी चीज़ में पकड़ बनाने के लिए अगर आपने एक हफ्ता लगातार हिस्ट्री पढ़ ली ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगी चीज़, 100% आएगी। फिर बाकी खेल रह जाएगा किस चीज़ का? रिवीजन का। रिवीजन नहीं तो कुछ नहीं। रिवीजन का बहुत महत्व है, रिवीजन करिए। रिवीजन जितनी बार करेंगे उतनी ही चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है? क्योंकि आपने एक बार पढ़ के विद्या को गुलाम नहीं बना लिया है। आपकी बपौती नहीं है विद्या, वो रिवीजन मांगती है, अनुसरण मांगती है बार बार। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और हो सके तो अगले 2 दिन तक सिर्फ 1857 की क्रांति के बारे में जो जो हो सकता है पढ़िए। यकीन मान के चलिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर 1857 की क्रांति से अगर आता है तो गलत नहीं होगा। यही होनी चाहिए तैयारी का लेवल, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और देखते हैं कि इसके बाद हमें किस चीज़ में डिस्कस करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपसे, उसका नाम है रेनेसां। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पुनर्जागरण पे, अर्थात रेनेसां पे। थैंक यू और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।